अंगीकृत नहीं करते हैं, उसको अपने में स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उस चीज़ के महत्व को हम नहीं जान सकते हैं। जैसे यहाँ कहता है कि गुणी गुणम व्यक्ति, यहाँ गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणी अर्थात गुणवान व्यक्ति, गुणम व्यक्ति, व्यक्ति कहते हैं जानना, गुणी ही गुण को जान सकता है। न व्यक्ति निर्गुणों, अर्थात जो निर्गुण है, जिसने गुण को ही नहीं जाना, वो गुण के महत्व को कैसे जानेगा। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम बिना जाने किसी की भी आलोचना करने लगते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, तब तक उसके वास्तविक महत्व को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे यहाँ और बता रहा है कि बलि बलम व्यक्ति, बल का जो गुण है, बल से वो क्या क्या कर सकता है, ये एक बलवान ही बता सकता है। जो निर्बल व्यक्ति है, न व्यक्ति निर्बल, जो निर्बल व्यक्ति है, जिसने कभी जाना ही नहीं कि बल होता क्या है, क्या वो बता सकता है कि बल से क्या होता है? नहीं बता सकता। ठीक उसी प्रकार आगे कहता है कि पिको वसंतस्य गुणम न वायस, वसंत का जो गुण है, चूंकि वसंत के गुण को स्वीकार करके जो कोयल है, पिक कहते हैं कोयल को, जो कोयल है वह मतवाली होती है, उसके गुण का भरपूर आनंद लेती है, उसमें वो झूमती है, गाती है, नाचती है, तो वो जानती है कि वसंत का क्या गुण है। जबकि वायसा कहते हैं कौवा को, जो कौवा है वह इसके गुण को नहीं जान पाता है। अगर वो जानता तो शायद वो भी कोयल की तरह उसकी सुंदरता को देखकर सकते हैं कि जो चीज़ हमारे अंदर है, अगर हमें उस चीज़ को समझना है तो उसे पहले अपने अंदर आत्मसात करना होगा, तभी जाकर हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखो एक साधारण उदाहरण देता है, कहता है कि करीचो सिंहस्य बलम न मूसका, सिंह सबसे बलवान जानवर माना जाता है ना, उससे उसके अंदर कितना बल है यह कौन बता सकता है? एक चूहा बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता, बताएंगे आप लोग? चूहा के अंदर उतना बल नहीं है, चूहा को पता ही नहीं है, क्योंकि उसने जब सिंह से लड़ने जाएगा और जब उसका मुकाबला होगा, उस दौरान चूहे को सिंह काट के तुरंत खत्म कर देगा, खा जाएगा, तो चूहे को उसके बल का अंदाजा कैसे लगेगा? बल का अंदाजा तब लगेगा ना जब द्वंद्व होगा, दोनों में कुछ हार होगी, कुछ जीत होगी, एक कदम वो पीछे जाएगा, एक कदम ये पीछे जाएगा, तो वो बता सकते हैं कि नहीं ये मुझसे बहुत अधिक बलवान है या मैं इसके बराबर में हूँ। जो भी हो, नाप तो तभी होगी जब एक दूसरे से द्वंद्व करने की योग्यता होगी। तो उसी कहता है कि करी कहते हैं हाथी को, उसके सूंड जो है ना, हाथी की जो सूंड है, हाथी की सूंड को हम लोग हाथ कहते हैं, हाथ को संस्कृत में कर भी कहते हैं, और वही कर है को धारण करने वाला, उसको करी कहा गया है। ठीक है, तो करी चौ सिंहस्य बलम, सिंह के बल का अंदाजा हाथी ही लगा सकता है, क्योंकि उससे लड़ने का जो मादा है, लड़ने की जो हिम्मत है, वो हाथी ही रख सकता है। इसीलिए सिंह के बल का अंदाजा हाथी ही लगा सकता है, चूहा कभी नहीं लगा सकता। इसमें हम लोग कुछ शब्दों का अर्थ देखेंगे। जैसे यहाँ पर गुणी है, अर्थात गुणी किसको कहते हैं? गुण को धारण करने वाला। ठीक है, गुणी अर्थात गुण को धारण करने वाला, ये गुणी। अच्छा, इसी श्लोक का जो संधि विच्छेद है वो क्या है देखते हैं। दो शब्द यहाँ हुआ, निर्गुण निह जोड़ गुना। इसमें क्या है, ये जो रेफ है यह क्या बन गया है, यहाँ पर विसर्ग बन गया है ना। तो निह जोड़ गुना निर्गुण, उसी तरह निर्बल निह जोड़ बल, अर्थात जो आधा र है वो क्या बन गया, विसर्ग बन गया। संस्कृत में
जो मूल शब्द है जिसमें हम लोग कोई विभक्ति या प्रत्यय या उपसर्ग लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रकृति, और जो उसमें प्रत्यय या कुछ और लगाया जाता है उसके साथ जोड़कर उसको पद बनाया जाता है, वाक्य में प्रयोग के योग्य बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यय, जो उसके शब्द के बाद जोड़ा जाता है। तो इसमें कहा जाता है, हमारे परीक्षा में प्रश्न आता है कि प्रकृति प्रत्यय या तो जोड़कर लिखिए या उसको अलग कर लिए, संयोजनम वियोजनम हुआ, दोनों रहता है। तो जैसे यहाँ पर है गुणी, इसमें गुण जो मूल शब्द है, जो इसकी प्रकृति है वो क्या है? गुण। प्रकृति किसको कहेंगे? गुण को। और इसमें प्रत्यय कौन सा जुड़ा है? निनी। ठीक है, ये निनी प्रत्यय जो है इन बन गया, इसका नौ खत्म, इसका हर्षई खत्म, मात्रा इसकी खत्म हो गई, तो क्या बच गया? ई और दंत नौ। ठीक है, अब इसको अगर हमने गुण में जोड़ा तो क्या बन गया? गुणिन। अब लास्ट में प्रयोग हेतु इस शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तब क्या हो जाएगा? जो इकारांत है अर्थात जो हलंत वाला शब्द है उसको खत्म कर देंगे, उसका लोप हो जाता है सूत्र के अनुसार, और जो हर्षई कार है वो दीर्घई बन जाता है। ठीक है, इसके लिए इन सभी शब्दों के परिवर्तन के लिए पाणिनि ने सूत्र का विधान किया है, जो हम लोग अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम बस इतना ही जानेंगे अपने क्लास के स्टैंडर्ड के अनुसार कि गुण में निनी प्रत्यय जब लगा तो निनी से इन बना, इन लगाकर गुणिन हुआ और गुणिन से गुणी बन गया। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं बलि, करी, ज्ञानी इत्यादि शब्दों का निर्माण होता है निनी प्रत्यय को लगाकर। क्लियर? अब हम लोग इन्हीं शब्दों के कुछ विपरीतार्थक और समानार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। विपरीतार्थक और समानार्थक। विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? बता सकते हैं विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो विपरीत अर्थ देता है, विलोम शब्द। विलोम शब्द। संस्कृत में विपरीतार्थक शब्द को विपर्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, और समानार्थक को क्या कहते हैं? पर्याय। क्लियर हुआ? तो पर्याय का विपरीतार्थक क्या हो गया? विपर्यय, है ना। जैसे गुणी का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? निर्गुण। बलि का निर्बला। त्रिशः जनः बलम जानाति, कैसा व्यक्ति बल को जानता है? तो कौन जानेगा? जो बलि है ना, तो बलि। उत्तर क्या हो जाएगा? बलि। चौथा प्रश्न इसी तरह, इसी का उल्टा बन जाएगा कि कीदृशः जनः बलम न जानाति। कीदृशः जनः बलम न जानाति, कैसा व्यक्ति बल को नहीं जानता है। कैसा व्यक्ति नहीं जानता है? बताओ। निर्बल। संस्कृत में बिना विभक्ति लगाए किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसलिए सिर्फ निर्बल नहीं होगा, निर्बल। निर्गुण। निर्गुण। हमारा अगला प्रश्न हम कर सकते हैं, पिकः कस्य गुणः गुणम जानाति। कोयल किसके गुण को जानती है?
कस्यपिकः कस्य गुणं जानाति। कोयल किसके गुण को जानती है? वसंतस्य। यहाँ पर हम लोग के सीखने के लिए और एक चीज है कि जब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में प्रश्न पूछा गया तो हमारा उत्तर भी षष्ठी विभक्ति के अनुसार हो गया। वसंतस्य। कोयल किसके गुण को जानती है? वसंत के। इसी प्रकार इसमें हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वायसः कस्य गुणं न जानाति। कौवा किसके गुण को नहीं जानता है? वसंतस्य। हमें लगता है कि 2019 के प्रश्न को 21 में नहीं पूछा जाता है, 20 में नहीं पूछा जाता है, तो प्रश्नों में मात्र इतने ही अंतर होते हैं। मान लो 2019 में तुमसे पूछ दिया कि कीदृशः गुणम जानाति, उसका आंसर गुणी हो गया। तो दूसरे साल में तुमसे पूछ सकता है कि कीदृशः गुणम न जानाति। अर्थात तुम्हारे लिए यह श्लोक हमेशा से महत्वपूर्ण था, है और रहेगा। साल के अनुसार तुम इस श्लोक को छांट नहीं सकते हो, या फिर अगर एक श्लोक को हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए परीक्षाओं में कुछ भाषिक प्रश्न पूछे जाते हैं जो व्याकरण से संबंधित होते हैं। जिस श्लोक से कुछ श्लोक के विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होते हैं, तो कुछ उससे व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं। जैसे ये प्रश्न है, इस श्लोक के जानाति इति पदस्य पर्याय पदम किम। जानाति पद का पर्याय पद कौन सा है? किसी को याद है? बताओगे। जानाति का पर्याय पद व्यक्ति। जानाति मतलब जानता है, और इसका पर्याय पद क्या आया है? व्यक्ति। तो जानाति का 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? है? 1 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? व्यक्ति। इसी प्रकार ये नीचे कहता है कि व्यक्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। व्यक्ति क्रिया हो गया, व्यक्ति का मतलब है जानना, जानता है। तो जानता है, इस क्रियापद का कर्तृपद क्या है, अर्थात उसका कर्ता क्या है। क्रिया कहते हैं वर्ब को, और कर्ता हो गया सब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका कर्ता कौन सा है? क्या कहता है? गुणी गुणम व्यक्ति, है ना। गुणी गुणम व्यक्ति। गुण को कौन जानता है? गुणी। तो व्यक्ति का कर्ता कौन हो गया? गुणी। और अगर इसको हम लोग थोड़ा सा और विस्तार में व्यापक रूप से देखें तो गुणी कौन है या बलि कौन है? व्यक्ति, है ना। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं इसके उत्तर में, 2 नंबर के उत्तर में नरह दे सकते हैं, है ना। जो गुणवान व्यक्ति है, मनुष्य है, वही गुण को जानता है या बल को जानता है ना। तो यहाँ पर हम लोग नरह दे सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो व्यक्ति किन 2 पदों के लिए आया है? गुणी और बलि। इन 2 शब्दों के लिए आया है, 2 कर्ता के लिए आया है गुणी, ये व्यक्ति। इसके अलावा कहता है कि गजः इत्यर्थे किम पदम पद्यांश से प्रयुक्तम। इस पद्यांश में गज के अर्थ में, गज के अर्थ में, गज किसे कहते हैं? हाथी को। तो गज के अर्थ में इस पद्यांश में किस शब्द का प्रयोग हुआ? करी। निर्बलः इति पदस्य विपर्यय पदम किमत अत्र प्रयुक्तम। निर्बल का विपर्यय पद यहाँ पर कौन सा प्रयुक्त हुआ है? बलि। बलि। निर्बलः का बलि। तो 4 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? बलि। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास।